लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस और हिट एंड ट्रायल प्रोसेस, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। First of all, we should know what are the various types of chemical reactions. Chemical reactions कौन सी है, कितने टाइप्स की होती है। चलिए, फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड वन इज डीकम्पोजिशन। Decomposition reaction. Third one is displacement. Fourth one is double displacement. Fifth one is oxidation. Reduction. Seventh is redox. Eighth one is exothermic reaction. Ninth endothermic. Neutralization. Precipitation. These are the some types of chemical reactions: combination reaction, decomposition reaction, displacement, double displacement, oxidation, reduction, redox, exothermic, endothermic, न्यूट्रलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है, वन बाय वन हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इनके डेफिनेशंस, इनका स्ट्रक्चर और इसका एग्जाम्पल। ठीक है, ये तीन बातें आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखनी है: डेफिनेशन, स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है? ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसकी एक आइडेंटिटी होती है। इसमें रिएक्टेंट जो होते हैं, मोर देन वन रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ ऐड हो जाते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। एक केमिकल रिएक्शन इन विच मोर देन टू रिएक्टेंट रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड इसकी आइडेंटिटी, ठीक है, इसमें मान लीजिए ये एक रिएक्टेंट है ए, अनदर रिएक्टेंट बी, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं ए बी। जैसे हम लोग मैथ में सम करते हैं, है ना, अलग अलग नंबर्स को सम करते हैं तो उनका आंसर एक ही क्वांटिटी आती है, एक ही नंबर आ जाता है। ठीक इसी तरह से जितने भी रिएक्टेंट हैं, वन के अलावा 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं वो सारे के सारे एक साथ कंबाइन हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, एक साथ कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। मीन्स इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ए केमिकल रिएक्शन इन विच मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइन ईच अदर एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसकी आइडेंटिटी है, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, इसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। रिएक्टेंट 2 और मोर देन 2 होते हैं। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे रिएक्टेंट ए और बी, 2 रिएक्टेंट हैं लेकिन प्रोडक्ट सिंगल है ए बी। इज दैट क्लियर? तो
इस टाइप की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उनको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहेंगे। दैट क्लियर। अब इसके एग्जांपल्स की हम लोग बात करें। फॉर एग्जांपल व्हेन कार्बन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट कार्बन और ऑक्सीजन 2 हैं, प्रोडक्ट सिर्फ सिंगल है CO2। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। अनदर एग्जांपल Mg plus O2 is equals to MgO। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ना आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, इसको हम बैलेंस कर रहे हैं। 2Mg plus O2 is equals to 2MgO। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। सिमिलरली when nitrogen react with hydrogen it forms अमोनिया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया फॉर्म कर रहा है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। वन मोर एग्जांपल CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, रिएक्ट विद H2O वाटर, देन इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। It is also an example of a combination reaction। CaO लाइमस्टोन इसको हम बोलते हैं। लाइमस्टोन वाटर के साथ रिएक्ट करके लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस, इसका कॉमन नेम होता है लाइम वाटर। ओके, लाइम वाटर फॉर्म कर रहा है। CaO के और भी जनरल कई सारे नाम होते हैं। इसी को हम संगमरमर यानी कि मार्बल कहते हैं, ठीक है ना, चूना भी इसको हम कहते हैं। तो इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ओके, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की आइडेंटिटी क्या रहेगी, रिएक्टेंट मोर देन 2 एंड प्रोडक्ट सिंगल। तो यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस किसे कहेंगे, a chemical reaction in which 2 or more than 2 reactants combine to each other and form a single product, ठीक है। आइडेंटिटी इसका सिंगल प्रोडक्ट, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस। ओके, आफ्टर दैट we will discuss about another type of chemical reaction, that is decomposition reaction। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। ओके, इसमें एक्चुअली जो एक कंपाउंड होता है वो अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन होता है ना, डिकम्पोज होता है, टूटता है, ठीक है। तो इसका यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। देखिए, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला रहेगा AB इज इक्वल्स टू A प्लस B। ओके, आइडेंटिटी है इसकी। जो रिएक्टेंट रहेगा वो हमेशा सिंगल रहेगा एंड प्रोडक्ट 2 और मोर देन 2, मतलब जो रिएक्टेंट है वो अपने कंपोनेंट्स में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। A chemical reaction in which a substance, a compound breaks into their component is called decomposition reactions। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपने कंपोनेंट्स में डिकम्पोज होता हो, ब्रेक डाउन होता हो, टूटता हो, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा, ध्यान रखना है। इसमें रिएक्टेंट सिंगल होता है, प्रोडक्ट 2 और मोर देन 2 होते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए, किसी भी कंपाउंड को यदि आपको ब्रेक करना है, ओके, तो उसको किसी भी टाइप की आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। विदाउट गिविंग एनी फोर्स, विदाउट गिविंग एनी एनर्जी, यू कांट ब्रेक एनी सब्सटेंस। जानते हैं ना, किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए, उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए किसी ना किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।
होती है ना। तो अब किसी भी कंपाउंड को यदि आपको ब्रेक करना है तो आप उसको किस टाइप की एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, किस टाइप की एनर्जी आप यूज कर रहे हैं, उसके बेस पे डीकंपोजिशन रिएक्शंस 3 टाइप्स की होती है। डीकंपोजिशन रिएक्शंस के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट थर्मोलाइसिस, ओके। सेकंड वन इज electrolysis and third one is photolysis. There are 3 types of decomposition reactions on the basis of energy used to break down these components. First is thermolysis. देखिए बेटा, थर्मो वर्ड जो होता है वो हमेशा टेम्परेचर के लिए यूज होता है। थर्मो जो वर्ड होता है वो किसके लिए यूज होता है? टेम्परेचर के लिए। मतलब जब आप किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आप गर्म कर रहे हैं, है ना। हीट करके यदि आप किसी भी कंपोनेंट को ब्रेक कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे थर्मोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए जब आप उसमें इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने से यदि कोई कंपाउंड अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो उस टाइप की डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, टूटना, ठीक है ना। लाइसिस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टूटना, डिकम्पोज होना। और किसके थ्रू हो रहा है? वो इसका फर्स्ट वर्ड है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू यदि ब्रेक डाउन हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइसिस। थर्मोलाइसिस मतलब यदि टेम्परेचर या हीट के थ्रू यदि ब्रेकडाउन हो रहा है उसको थर्मोलाइसिस। फोटोलाइसिस, फोटो जो वर्ड होता है बेटा ये हमेशा लाइट के लिए यूज होता है, लाइट यानी प्रकाश, ठीक है। तो यदि कोई भी कंपाउंड लाइट की एनर्जी से या लाइट एनर्जी को यूज करके ब्रेक हो रहा है तो उसको हम कहेंगे फोटोलाइसिस। अब देखिए इन तीनों टाइप्स के एक एक पर्टिकुलर एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के और अदर एग्जांपल्स भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थर्मोलाइसिस का एग्जांपल CaCO3, इट इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल का मार्क बनाया है। ये ट्रायंगल यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है ऑन हीटिंग। ट्रायंगल का मीन्स क्या होता है? ऑन हीटिंग यानी कि गर्म करने पे। तो when CaCO3 calcium carbonate is heated, it breaks down in CaO plus CO2, CaO calcium oxide and CO2 carbon dioxide, ठीक है। तो this is the example of particularly thermolysis, which is a type of decomposition reaction, okay। इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल देखिए, when वाटर और इसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, ठीक है ना, थ्रू एनोड एंड कैथोड, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये 2H पॉजिटिव एंड 2H नेगेटिव आयन में डिकम्पोज हो जाता है। इट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल क्या रहेगा? H2O में यानी कि वाटर है, वाटर में जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस में डिकम्पोज हो जाता है। इट इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके। थर्ड वन इज फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस अभी मैंने आपको बताया कि फोटोलाइसिस का मतलब होता है कि जब किसी भी कंपाउंड को, किसी भी सब्सटेंस को जब आप लाइट एनर्जी का यूज करके ब्रेक कर रहे हैं, और इसका एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड जब लाइट की प्रेजेंस में आप उसको रखेंगे, ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन हो जाता है किसमें? सिल्वर में एंड ब्रोमीन में। सिल्वर एंड ब्रोमीन, इसको बैलेंस कर लें, ओके। 2AgBr, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। और जब इसको लाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है
तो ये सिल्वर में और ब्रोमीन में डिकम्पोज हो जाता है। इट इज़ द एग्जांपल ऑफ पर्टिकुलरली फोटोलाइसिस। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस। इज दैट क्लियर? देखिए, जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है इट इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी मतलब जो पहले कैमरा जिसमें रोल डलता था, ठीक है ना, जो फिल्म डलती थी उस फिल्म के ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप होता था, पॉलिश होती थी, ठीक है ना। तो सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। ये आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी में। अभी नहीं होता है, अभी नहीं, आजकल तो मेमोरी कार्ड वाला सिस्टम आ गया है, बट पहले जो कैमरा जिनमें फिल्म डलती थी उस फिल्म के ऊपर सिल्वर ब्रोमाइड की पॉलिश होती थी, ठीक है। जब भी फ़ोटो क्लिक करने के लिए हम लोग उसका लीवर आगे से हटाते हैं तो लेंस के थ्रू लाइट इस फिल्म पे एंटर करती है, और जैसे ही लाइट इस फिल्म पर इंसिडेंट होगी तो यहाँ का सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज हो जाता है Ag और Br में, सिल्वर में और ब्रोमीन में, और जिस ऑब्जेक्ट को आप क्लिक कर रहे हैं उसके प्रिंट उस फिल्म पे प्रिंट हो जाता है, छप जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ फोटोग्राफी में किया जाता था, ठीक है। जनरली ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता था, ठीक है। तो दीज आर द पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फोटोलाइसिस। इनके अलावा, ठीक है ना, इनके अलावा डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के वो सारे एग्जांपल आप अपोजिट करके लिख सकते हैं जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़े थे। कौन कौन से? फॉर एग्जांपल अदर एग्जांपल्स ऑफ decomposition reactions are 2MgO, 2Mg plus O2। क्योंकि आप इसको इधर से लिख रहे थे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, इसको अपोजिट डायरेक्शन में करके लिखोगे तो ये डीकम्पोजिशन का एग्जांपल हो जाएगा। CO2 इज इक्वल्स टू C plus O2, 2NH3 इज इक्वल्स टू N2 plus 3H2। Okay, so these are the examples of decomposition reactions। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स को यदि आप इन्वर्स करके लिख दें, अपोजिट डायरेक्शन में लिख देते हैं, तो वो सारे के सारे एग्जांपल किसके हो जाएंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन से हो जाएंगे। दैट क्लियर? तो बेटा यहाँ पे आपकी जो 2 टाइप्स हैं, कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका स्ट्रक्चर, इसकी डेफिनेशन क्या होता है वो अभी हम देखें। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो स्ट्रक्चर रहेगा AB प्लस C इज इक्वल्स टू CB प्लस A। इसमें रिएक्टेंट भी 2 होते हैं, प्रोडक्ट भी 2 होते हैं, ठीक है। बट आइडेंटिटी ये है कि जो रिएक्टेंट होते हैं उनमें से एक रिएक्टेंट कंपाउंड फॉर्म में रहेगा और दूसरा रिएक्टेंट एलिमेंट्स की फॉर्म में रहेगा। डिफरेंस पता है आपको? व्हाट आर द कंपाउंड्स एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड एलिमेंट्स। तो एक रिएक्टेंट कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा और दूसरा रिएक्टेंट तो एलिमेंट की फॉर्म में रहेगा। इसी तरह इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो एक कंपाउंड के फॉर्म में रहेगा और एक एलिमेंट के फॉर्म में रहेगा। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है, दिस वन, ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है ना, ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट कंपाउंड के लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है।
मतलब सी, इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि जो सी है वो ए को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब एक ही जगह पे आ रहा है, और इसकी जगह को लेने के लिए, एक ही जगह पर या ए को डिस्प्लेस करने के लिए इसका हाई रिएक्टिव होना कंपलसरी है, इसका पावरफुल होना कंपलसरी है। यदि ये पावरफुल नहीं है तो ये ए को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए हाई रिएक्टिव एलिमेंट displace a less reactive element from their compound, this type of reaction is known as displacement reaction। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट किसी दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसको हम छोटा सा एग्जांपल लेके बता दें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको एक स्कूल बस से घर जा रहे हैं, ठीक है, सीट एक है और उस पर ऑलरेडी एक बैठा हुआ है, एक स्टूडेंट ऑलरेडी वहाँ पे बैठा हुआ है। अब यदि वो बैठा हुआ स्टूडेंट आपसे ज़्यादा ताकतवर है, आपसे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है ना, तो आप उसको कुछ नहीं कहोगे, है ना, और बड़े आराम से चुपचाप खड़े खड़े चले जाओगे, है ना, क्योंकि आपकी हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको कुछ कहा तो वो आपको, है ना, कुछ भी आपके साथ मारपीट कर सकता है। लेकिन यदि उस सीट पे कोई आपसे कमज़ोर स्टूडेंट बैठा हो, आपसे छोटा कोई बैठा हो, है ना, तो आप क्या कहोगे, चले चल खड़ा हो, है, ये मेरी सीट है, होता है ना ऐसा जनरली। बस तो यहाँ पे ये सीट ए को डिस्प्लेस कब कर पाएगा, जब ये ए से ज़्यादा पावरफुल होगा, ए से ज़्यादा इसकी रिएक्टिविटी होगी, तभी ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, अदरवाइज सी ए को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? अभी आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो एलिमेंट है ये हाई रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है? तो इसके बारे में हम लोग जो आपका थर्ड चैप्टर है मेटल नॉन मेटल का, वहाँ पे एक रिएक्टिविटी सीरीज़ है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी इसमें अभी आपको मैं रिएक्टिविटी सीरीज़ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे मैंने इनको अरेंज किया है। पोटेशियम ये हाईली रिएक्टिव होता है, मीन्स पोटेशियम किसी भी एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करने की कैपेबिलिटी रखता है, कैपेसिटी रखता है। पोटेशियम को कोई भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, बट पोटेशियम किसी भी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। इज दैट क्लियर? इसके बाद सोडियम, सोडियम नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको डिस्प्लेस कर सकता है, बट पोटेशियम को नहीं कर सकता। कैल्शियम, कैल्शियम नीचे वाले सारे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देगा, बट ऊपर वालों को नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये रिएक्टिविटी सीरीज है, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी सीरीज का। सबसे हाई रिएक्टिव मेटल पोटेशियम, और लोएस्ट होता है गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, हाइड्रोजन, लेड, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। अब देखिए आपको इसका एग्जांपल, हम अभी दो एग्जांपल लेंगे, आप मुझे बताना कि कौन सा एग्जांपल इसका पॉसिबल है और कौन सा एग्जांपल पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, FeSO4 प्लस Cu इज इक्वल्स टू, एंड सेकेंड वन इज CuSO4 प्लस Fe इज इक्वल्स टू। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में से रिएक्शन पॉसिबल कौन सी है। ये रिएक्शन 1 एंड इट इज रिएक्शन 2, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। अभी आपको यदि रिएक्टिविटी सीरीज की नॉलेज नहीं है तो आपके लिए तो दोनों ही पॉसिबल है,
है ना। लेकिन अब यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है, तो आप बताएं इसमें कि जो कॉपर है, कॉपर में इतना पावर है क्या वो Fe को यहाँ से डिस्प्लेस कर दे? देखिए अब कॉपर कहाँ पे है, यहाँ, है ना। आयरन कहाँ पे है, यहाँ। दोनों में से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? डेफिनेटली आयरन की। आयरन ऊपर है ना रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये हाईली रिएक्टिव हुआ है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो कॉपर में तो उतनी पावर नहीं है, है ना। तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन नहीं होगी। ये रिएक्शन हो जाएगी आयरन और कॉपर। क्या आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है? यस, इजीली कर सकता है, क्योंकि ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है ना। तो ये जब रिएक्शन कंप्लीट होगी, ये तो होगी नहीं, ये रिएक्शन जब होगी तो क्या होगा, FeCu को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह पे आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, FeSO4 और प्लस Cu अलग हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, C A की जगह पे आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Cb, और A अलग हो जाएगा, ठीक है। तो FeSO4 बन जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Cu, which is the example of displacement reaction when copper sulfate, ठीक है, आयरन नेल के साथ जब रिएक्शन करेगा। एक NCERT में इसकी एक एक्टिविटी भी आपको गिवन है, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब आपको लेनी है, एक्चुअली 2 टेस्ट ट्यूब आप ले लें। एक टेस्ट ट्यूब में आपको लेना है कॉपर सल्फेट, CuSO4 जो कि ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट आपको लेना है, और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है इसमें आपको आयरन सल्फेट लेना है, FeSO4, ठीक है ना। आयरन सल्फेट आपको लेना है जो कि ग्रीन कलर का होता है, ओके। अब आपको क्या करना है, इसको हम लेबल कर लें, ये टेस्ट ट्यूब A एंड टेस्ट ट्यूब B। कॉपर सल्फेट वाली टेस्ट ट्यूब में, मतलब ये टेस्ट ट्यूब में आपको एक आयरन फिलिंग डालनी है, आयरन नेल, कोई भी लोहे का तार, कोई भी लोहे का टुकड़ा आप इसमें डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, Fe, है ना। और ये जो टेस्ट ट्यूब B है जिसमें आपने फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, इसमें आपको एक कॉपर वायर डालना है, इसमें आपने क्या डालना है, कॉपर वायर, कोई भी तांबे का तार, ठीक है, वो आपने इसमें डाल देना है। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब को आप कुछ टाइम के लिए ऐसे के ऐसे रेस्ट पोजिशन में छोड़ देंगे। आफ्टर सम टाइम यू कैन सी इसका ये जो ब्लू कलर है ना, ये चेंज होने लगता है, और यहाँ इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। इस टेस्ट ट्यूब के B जो टेस्ट ट्यूब है इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि टेस्ट ट्यूब A के कलर में चेंज आएगा। इसका ब्लू कलर जो है वो मिट्टी के जैसा ब्राउन हो जाएगा, सैंडी ब्राउन, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे कोई रिएक्शन होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कॉपर में वो पावर नहीं है कि ये आयरन को यहाँ से हटा सके, तो यहाँ तो कोई रिएक्शन होगी नहीं। इसका मतलब इस टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज नहीं होगा और इस टेस्ट ट्यूब के कलर का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपकी NCERT में दी हुई है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट है। इसके लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना, ये याद रखनी है, कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन किसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यदि आपको ये लर्न नहीं है तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल गलत लिख सकते हैं, ओके। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो भी है ये दोनों ही कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा AB प्लस CD इज इक्वल्स टू CB प्लस AD, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट होते हैं वो अपने एटम्स को, अपने आयंस को, अपने रेडिकल्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। C A की जगह पे आएगा, A C की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, इतना काम होता है, मतलब दोनों जो रिएक्टेंट हैं उनके बिटवीन एटम्स, आयंस, रेडिकल्स ये एक्सचेंज किए जाते हैं। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में तो सिर्फ एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा था। ठीक है, तो वो तो थी डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब दोनों जो रिएक्टेंट हैं वो एक दूसरे के एटम्स को, एक दूसरे के आयंस को, एक दूसरे के रेडिकल्स को, ठीक है ना, एक्सचेंज करते हैं, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल HCl रिएक्ट विद NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na H की जगह पे और H Na की जगह पे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। मतलब कि अपने HOH बनने वाला है, जब H यहाँ पे आएगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगी HOH, और इसको मॉडिफाई करके H2O इसको लिख सकते हैं। तो अनदर एग्जांपल, अनदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, H2O। तो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों जो रिएक्टेंट हैं, बोथ ऑफ द रिएक्टेंट exchange their atoms, their ions, their radicals, their elements, ठीक है, and form new substance. This type of reaction is called double displacement reaction. Okay, तो देखिए बताओ, आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ इन 4 रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बाकी की फर्दर जो रिएक्शंस बची हैं इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग NCERT पढ़ते रहिए। कोई भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।